हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेआरएफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके विषय में बात करने वाले हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो एक सवाल जो जेआरएफ को लेकर है वो एज लिमिट को लेकर है। तो जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो जनरल मेन के लिए 30 इयर्स है और अदर जो कास्ट है मेल में और वुमेन दोनों के लिए 35 इयर्स है। ठीक है, तो 30 है जनरल मेल के लिए और 35 है वुमेन और अदर कास्ट के जनरल्स के लिए। ठीक है, तो ये एक सवाल था जो जेआरएफ की। और जेआरएफ की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है। ठीक है, विदिन 3 ईयर आपको एडमिशन लेना होता है पीएचडी के लिए और आपको इसकी फेलोशिप जो मिलती है वो 5 इयर्स के लिए मिलती है। और इस बीच आपको मतलब जेआरएफ के अलावा आपको जो एडिशनल अमाउंट मिलता है वो एचआरए है और प्लस कंटिजेंसी है। कंटिजेंसी आपको स्टडी मटेरियल्स के लिए मिलते हैं और जो एचआरए है वो आपके रेंट को देखते हुए, हाउस रेंट को देखते हुए मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है वो यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले हम एचआरए का देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हॉस्टल फैसिलिटी अगर आप लेते हैं तो वहाँ आपको एचआरए नहीं मिलता है। आपका जो भी बिल होता है एचआरए का वो हॉस्टल के जो मेस और इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल है, रूम का जो भी रेंट है, वो सब कुछ यूनिवर्सिटी डिडक्ट कर लेती है। ठीक है, आपके एचआरए बिल को। लेकिन जब अगर आप सेपरेट अपने रहने का इंतज़ाम करते हैं तो फिर आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एचआरए के लिए रूल था यूजीसी की तरफ से अगर आप फेलोशिप होल्डर हैं तो। ठीक है, मेडिकल के लिए जैसे अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेडिकल के लिए बिल लगाते हैं, ठीक है, वैसा आपको इस पर कुछ अमाउंट नहीं मिलता है मेडिकल के लिए। तो फेलोशिप होल्डर मेडिकल क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके इंस्टीट्यूशन में मेडिकल फैसिलिटी है तो आप उसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल बिल आप सेपरेट नहीं लगा सकते हैं और ना ही उसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लीव के लिए जो अलग से रूल बना हुआ है वो यही कि आपको, मैंने पहले भी बताया था कि साल में आपको 30 दिन की छुट्टी मिलती है और ये कंटिन्यूस नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा जो वुमेंस के लिए गवर्नमेंट ने छुट्टी अलॉट की है तो इस हिसाब से फेलोशिप होल्डर अगर वुमेन हैं तो वो क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, बाकी जो फेलोशिप होल्डर हैं वो साल में से 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। एकेडमिक लीव भी होगी तो वो भी आप विदाउट पे होंगे, मतलब विदाउट फेलोशिप होंगे। और अगर आप फॉरेन ट्रिप करते हैं तो उसके लिए भी आप बिल जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजीसी की तरफ से ये सब कुछ जो थी बातें फेलोशिप होल्डर के लिए वो जान लेना ज़रूरी था। तो आप एक बार फिर से इसे देख लीजिए। एचआरए के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेडिकल के लिए कोई भी आप लोगों को छूट नहीं मिल रही है। ठीक है, आप इसके बिल को क्लेम नहीं कर सकते हैं। फैसिलिटी आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में अगर आपके हैं, बाकी सेपरेट आप कोई बिल इसमें क्लेम नहीं कर सकते एकेडमिक लीव को लेकर। और जो भी आप लीव लेंगे वो आप अपने सुपरवाइज़र या गाइड या यूनिवर्सिटी से परमिशन लेकर ही लेंगे। ठीक है, इसके बिना नहीं। बाकी टेन्योर ऑफ फेलोशिप देख लेते हैं। पहले एमफिल क्योंकि था, एप्लीकेबल था कि एमफिल कंपलसरी था और उसके मार्क्स भी ऐड होते थे। अब चूँकि ये एमफिल हट चुका है तो पहले का जो रूल था उस हिसाब से देख लीजिए कि अगर आप एमफिल करते हैं उसके बाद पीएचडी करते हैं तो आपको 2 साल एमफिल का लगता है और 3 साल पीएचडी, मैक्सिमम 3 ईयर पीएचडी है। आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं 5 इयर्स तक। फेलोशिप आपको क्योंकि 5 इयर्स तक मिलती है तो आप एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 3 इयर्स आपको मिनिमम दिया जाता है। विदिन 3 इयर्स आपको अपना थीसिस जो है वो सबमिट करना होता है। तो एमफिल प्लस पीएचडी ये टोटल 5 इयर्स का हो जाता है। तो अगर आप एमफिल में एडमिशन लेते हैं तो आप तभी से ही यूजीसी के जेआरएफ को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको फिर एमफिल प्लस पीएचडी के लिए 5 इयर्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप एमफिल और पीएचडी के बीच में अगर आपके गैप आ जाता है तो इस गैप का फेलोशिप आपको नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक आप इनरोल पीएचडी में नहीं होंगे तब तक वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस में ही अगर चाहें, अगर आपको फेलोशिप लेनी है तो आप एमफिल के तुरंत बाद ही पीएचडी में एडमिशन लीजिए, अदरवाइज़ आपका जो वो ब्रेक है ना उसमें फिर आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। ठीक है, इसको डिटेल में बाद में समझाऊंगी। इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं मेरे ही दोस्तों के साथ, तो इस वजह से कह रही हूँ। अगर आप एमफिल वाले स्टूडेंट्स हैं और पीएचडी जेआरएफ होल्डर हैं और आपने एमफिल में जेआरएफ लगाया है तो उसके लिए थोड़ी बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो इसमें भी वही है, आपको एमफिल में जेआरएफ मिलेगा और जैसे ही आप पीएचडी में एनरोल होंगे तो फिर आपका वो एसआरएफ हो जाएगा। एसआरएफ चेंज करने के लिए भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन हैं और तो उसको भी देखेंगे।
और अगर आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो पीएचडी में 5 ईयर्स तक आपको फेलोशिप मिलती है, 2 साल आपको जेआरएफ मिलता है और 3 साल बाकी एसआरएफ मिलता है। ठीक है, अभी जो जेआरएफ की फेलोशिप के अमाउंट जो है वो 31,000 है और एसआरएफ के लिए 35,000 है। ठीक है, टेन्यूर ऑफ फेलोशिप इज़ फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एमफिल इज़ फॉर 2 ईयर्स। फेलोशिप विल बी ग्रांटेड अप टू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पीएचडी थीसिस और 5 ईयर्स विचेवर लेटर। ठीक है, तो फेलोशिप तब तक आपको मिलती है जब तक आप पीएचडी की थीसिस जमा नहीं कर देते हो। पीएचडी की थीसिस कम से कम आप 5 साल के अंदर ही जमा कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सीड करने पर ना आपको फेलोशिप मिलेगी और वो ड्यूरेशन से भी ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कह रही हूँ। बाकी जेआरएफ को वेल कराने के लिए ये प्रोसीजर्स कुछ दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, जैसे कि पहला जो है वो ज्वाइनिंग इन फेलोशिप एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएचडी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपको जो, अगर आप जेआरएफ होल्डर हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होती है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो एडमिशन लेने का बहुत सारा जो प्रोसीजर है वो मैं 1 मिनट आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर गैप पीरियड है तो फिर इसके लिए भी दे रखा है, द गैप पीरियड फॉर कंटिन्यूएशन फ्रॉम एमफिल टू पीएचडी अंडर डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम्स शैल बी 1 ईयर, हाउएवर द टोटल टेन्योर ऑफ फेलोशिप विल बी रिमेन फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये उसी चीज़ के लिए है, अगर आपका गैप हो जाता है तो फिर उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये एचआरए का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक का है, ये पहला डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये है एचआरए। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं, सेपरेट रहते हैं कहीं बाहर, तो आप ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एचआरए का डॉक्यूमेंट है। इसके बाद ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, जो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट में आपको अपना यूजीसी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, पीएचडी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट को लेकर है। ठीक है, जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट का। जैसे ही आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगा देंगे, इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करता है। उसमें कुछ डिटेल होते हैं आपके विषय में कि आपका 12th कब हुआ है। ठीक है, मतलब सब कुछ लेकर, डेट ऑफ बर्थ को लेकर है, आधार कार्ड है, बाकी जितने भी डिटेल्स ज़रूरी हैं एडमिशन के टाइम, वो सब कुछ आपसे मांगा जाता है ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ। और आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, जैसे आपके 12th के हैं, 10th के हैं, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिग्री सर्टिफिकेट, सभी डिग्री के, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्री की एक कॉपी आपको इसके साथ लगानी होती है ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ। ठीक है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बाद फिर आपको ये हर मंथ जो लगाना होता है वो है कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, और दूसरा एचआरए, और तीसरा एब्सेंटी। ये 3 जो है आपको हर मंथ लगानी होती है। ठीक है, हर मंथ के लिए जब आप क्लेम करेंगे, क्योंकि आपको एचआरए हर मंथ के लिए चाहिए, जेआरएफ हर मंथ के लिए चाहिए। ठीक है, तो और एब्सेंटी आपको हर मंथ दिखानी होती है कि आपने इस पूरे मंथ में एक भी लीव नहीं ली है, तो उस अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट है, और ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, सॉरी, ये कॉन्टीजेंसी का है। ठीक है, तो कॉन्टीजेंसी का आप लगाते हैं, ये आपको साल में 4 बार लगाना होता है। ठीक है, और आपको साल में इसके 10,000 मिलते हैं। ठीक है, 25 करके ऐसे सेक्शन में बटे हुए हैं, तो 3 मंथ का आपको लगाना होता है, तो 3 मंथ में एक बार आपको लगाना होता है, और कंटीजेंसी में आपको 2500 मिलते हैं। ठीक है, तो ये कंटीजेंसी का था। ठीक है, और ये है प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको 6 मंथ पे लगाना होता है। ठीक है, एक बार फिर से स्टार्टिंग से मैं बता दूंगी कब क्या क्या लगाना होता है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको 6 मंथ के बाद लगाना होता है। ठीक है, जब तक आपकी पीएचडी चलती रहती है तब तक आपको 6 मंथ के गैप के बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि आपने अब तक कितना काम किया, आपने अब तक क्या कुछ किया है अपनी थीसिस में, क्या कुछ ऐड ऑन किया है, तो वो देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप फेलोशिप होल्डर हैं, और फेलोशिप होल्डर अगर नहीं भी हैं तो भी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है। और इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि आप थीसिस में कितना अब तक काम कर चुके हैं और कितना अभी पेंडिंग है, बस इसी चीज़ के लिए है। तो 6 मंथ में ये लगाना होता है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट का ही था। ये जो सर्टिफिकेट है ये जेआरएफ टू एसआरएफ जब आप चेंज करेंगे तब लगानी होती है। ठीक है,
तो ये मैंने अभी लगाई नहीं है, जब लगाऊंगी तो फिर इसके विषय में भी बताऊंगी कि इसमें क्या क्या रूल रेगुलेशन है चेंजेस में। तो ये JRF to SRF के डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो एक बार फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है HRA। एब्सेंटी का इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। एब्सेंटी आपको यूनिवर्सिटी शायद प्रोवाइड कराएं, और चूँकि मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी सब कुछ डिफर करता है, लेकिन कुछ कुछ सर्टिफिकेट हैं, कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो कॉमन है, जो UGC खुद ही उसको फॉर्मेट बना के देती है सभी यूनिवर्सिटी को, जैसे HRA का है। तो HRA आपको हर मंथ लगाना होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको सबसे पहले लगानी होती है अगर आप फेलोशिप होल्डर हैं तो, ठीक है। एडमिशन होते ही आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगाते हैं। ज्वाइनिंग रिपोर्ट होते ही फिर आप हर मंथ के लिए HRA प्लस कंटिन्यूएशन और प्लस एब्सेंटी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंटी का फॉर्मेट नहीं दे रखा है। और ये कंटिजेंसी का है, कंटिजेंसी का मैंने बता दिया 3 मंथ पे लगाना होता है। साल में आपको ये 10,000 मिलता है, ठीक है। जब आप SRF चेंज करेंगे तब ये अमाउंट और इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल JRF तक आपका अगर है तो इस टाइम आपको साल में 10,000 मिलता है। और 3 मंथ के ड्यूरेशन में आपको ये लगाना होता है। कंटिजेंसी आपको मिलता है 2500। HRA आपको डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे ले रहे हैं, ठीक है। XYZ लोकेशन है, तो X में कुछ सिटीज़ हैं, Y में कुछ सिटीज़ हैं और Z में बाकी अदर सिटीज़ हैं। तो मेंशन UGC के फॉर्मेट पे किया गया है X और Y, वो भी मैं अभी दिखा दूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन में एडमिशन लेते हैं तो आपका HRA 24% है, फिर 16% है, उसके बाद फिर 8% है, ठीक है। तो 24% हाईएस्ट है। तो वो डिपेंड करेगा आप कहाँ एडमिशन लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये आपको 6 मंथ पे लगाना होता है। एडमिशन के बाद ही सारे प्रोसीजर स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे जैसे होगा आपको पता चलता जाएगा। और ये JRF to SRF चेंज करने का है, ठीक है। बस ये इतना ही था। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ HRA का, ठीक है। ये कुछ फेलोशिप है जो आपको नॉन नेट फेलोशिप जिसे कहते हैं, ठीक है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है। फिर ये राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए NFSC है, ठीक है। ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट मैंने बता दी थी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बाद ये फिर आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है। फिर ये HRA का सर्टिफिकेट है। फिर ये कॉन्टिजेंसी का है, ये अलग है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, HRA का 24%, 16% और 8%, ठीक है। तो ये 24%, 16%, 8% जो है ये आपको सिटीज़ दे रखा है, ठीक है। जैसे आपने ये X वाला सिटीज़ है, ये Y वाला सिटीज़ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आप किस स्टेट में हैं। जैसे दिल्ली आता है X वाले में, ठीक है। अहमदाबाद में अगर आपने एडमिशन लिया तो आप X वाले में आएंगे। हैदराबाद में एडमिशन लिया तो X वाले में आएंगे। बेंगलोर, ठीक है। फिर अगर मुंबई पुणे में लिया तो फिर आप X वाले में आएंगे। चेन्नई में लिया तो X वाले में आएंगे। कोलकाता में लिया तो X वाले में आएंगे। बाकी अदर जो है सिटीज़ आप देखें, विजयवाड़ा है, ग्रेटर विशाखापट्टनम है, नेल्लोर है, पटना, चंडीगढ़, इन सब जगह जब आप एडमिशन लेते हैं, फरीदाबाद है, सूरत है, तो ये Y सिटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे इसका 16% मिलता है HRA, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नाम सिटी का नहीं हो इसमें तो समझिए वो Z में आएगा, फिर वो आपको HRA का 8% मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अभी JRF का जो अमाउंट है वो 31,000 हो गया है, ठीक है। और SRF का हो गया है 35, ठीक है। ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने UGC की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, ठीक है। तो ये बस इतना ही था, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। बाकी और कोई डाउट अगर इससे रिलेटेड हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
और बाकी जैसे मैंने बता दिया कि HRA के बेसिस पे ही मतलब आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उस बेसिस पे आपको HRA मिलता है, ठीक है। HRA कोई फिक्स नहीं है, कॉन्टीजेंसी फिक्स है, JRF फिक्स है, ठीक है। तो ये 2 अमाउंट है जो आपको मिलता है और HRA आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा वो किस लोकेशन में है, ठीक है। बाकी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट 6 मंथ पे लगानी होती है और जो JRF का जो वैलिडिटी है वो मैंने बता दिया 3 साल का है, तो उस अकॉर्डिंग ही आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। फेलोशिप की वैलिडिटी समाप्त होने से पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, बाकी बाद में आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वैलिडिटी एक्सपायर ना हो इसकी कोशिश कीजिए, ठीक है। और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आगे जो भी डाउट्स आपके मन में हो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।